हेलो एवरीवन। आप देख रहे होंगे ये हमारा सुप्रीम कोर्ट एनसीईआरटी वन लाइनर का जो अगला सीरीज है हमारा, वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है। पिछला वीडियो में हमने पार्लियामेंट कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। तो आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट से रिलेवेंट जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको हम लोग रीड आउट करते हैं। तो पहला कहता है कि उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है ना। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो किसके पास है? संसद के पास। सेकंड है आपका कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो आपका 28 जनवरी 1950, ठीक है ना। 28 जनवरी 1950, ओके। नेक्स्ट है आपका कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो हमारे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राष्ट्रपति, ठीक है। फिर है आपका नेक्स्ट कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो आपके 34, ठीक है। दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपील अधिकरण टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल TDSAT के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा होता है? जो हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं उनके जो न्यायाधीश हैं उनका जो वेतन TA DA अलाउंस जो भी होंगे उसका जो है सेटलमेंट कौन करता है निर्धारित? तो आपका संसद द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीशों की वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका संसद द्वारा, ओके। नेक्स्ट है आपका कि क्या हो रहा है, ठीक है। ये उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपका राष्ट्रपति द्वारा। जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं न्यायाधीश, उनका जो है नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की शक्ति किसके द्वारा है? तो संसद को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो ये आपका हो गया राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर। जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर। सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। अगर रिटायरमेंट हो गए, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं, ऐसा रूल है, ठीक है। ये नहीं कि पार्ट टाइम कर लेते हैं, मन नहीं लग रहा है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है? तो ये किसके द्वारा? राष्ट्रपति के अनुमोदन से। अब है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट कितने साल होती है? 65 साल, ठीक है, 65 साल। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार अपीलेट ज्यूरिस्डिक्शन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 134 फर्स्ट, ठीक। उच्चतम न्यायालय के संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो आपको 5, ठीक है ना। अब सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। संविधान के भाग 5 पार्ट 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, ठीक है ना। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। आगे आपका कि अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन एस्टेब्लिशमेंट एंड कंपोजिशन संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति की जाती है।
ठीक है ना। अनुच्छेद 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 127 के अंतर्गत तथार्थ न्यायाधीशों एड हॉक जस्टिस की नियुक्ति की जा सकती है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 128 के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 128 क्या कहता है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 129 क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करता है। अब है आपका अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति। अब है आपका अनुच्छेद 131 में कहता है कि उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता ओरिजिनल जुरिडिक्शन का विवरण है। जो अनुच्छेद 131 है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारिता ओरिजिनल जुरिडिक्शन का विवरण है। अब कहता है अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति स्पेशल लीव टू अपील का प्रावधान है। ठीक कहता है अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णयों के पुनर्विचार की शक्ति के बारे में उल्लेख है। फिर आपका अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है। अब है आपका अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्यपद्धति एवं प्रक्रिया प्रैक्टिस एंड प्रोसीड्यूर को विनियमित करने के लिए नियम रूल बनाने की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट है आपका 146 आर्टिकल के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ठीक है ना। अब कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होती है। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं तो उनका जो वेतन है ना, सैलरी और जो आपका अलाउंस और जो पेंशन मिलता है तो किस फंड से मिलता है, तो आपका संचित निधि डेट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलता है। ठीक है। और भी कुछ हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है तो इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था, तो ये हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। केरल सर्वोच्च न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जज का प्रावधान है। नेक्स्ट आपका संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन रिव्यू हेतु अधिकृत करता है, तो अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है, तो सर्वोच्च न्यायालय को। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं, तो मूल अधिकारों का प्रवर्तन। भारतीय संविधान का संरक्षक कस्टोडियन कौन है, तो आपका है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। आगे आपका न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियां, तो अनुच्छेद 121 क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, किंतु जब ऐसे न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर संसद में विचार चल रहा हो तो उससे संबंध आचरण पर संसद में चर्चा की जा सकती है। ठीक है ना। आई विल रिपीट दिस लाइन। अनुच्छेद 121 उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगता है। ठीक। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, किंतु जब ऐसे न्यायाधीशों को हटाने के प्रस्ताव पर संसद में विचार चल रहा हो तो उससे संबंध
आचरण पर संसद में चर्चा की जा सकती है। ठीक है। न्यायालय की अवमानना, तो ये कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों की अवमानना कंटेम्प्ट के संबंध में सख्तियों का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है आपका न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शन ऑन जज। कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है, भारत में किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य प्लीड और एक्ट नहीं कर सकता है, अनुच्छेद 124(7). ठीक है ना। फिर कहता है कि भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन। ठीक है ना। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं, तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है, राष्ट्रपति को। कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है, राष्ट्रपति को। तो मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के समक्ष बनाते हैं। ठीक है। यह धारणा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय ने व्यक्त की थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है, तो आपका हो जाएगा आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32। बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ये। ठीक है ना। इसी को बोलते हैं सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारत की आत्मा, संविधान की आत्मा, जहां आप अपने जो है मौलिक अधिकार को किसी तरीके से कुछ डिस्टर्बेंस हो तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ओके। हाँ ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलेट जुरिडिक्शन को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है दोस्तों संवैधानिक विषयों से जुड़ी अपीलें, अनुच्छेद 132। सिविल विषयों से जुड़ी अपीलें, अनुच्छेद 133। आपराधिक विषयों से जुड़ी अपीलें, अनुच्छेद 134। और विशेष अनुमति से की जाने वाली अपीलें, अनुच्छेद 136। ठीक है। नेक्स्ट आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए, तो 10 वर्ष। ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करना चाहिए, 10 वर्ष। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हों उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। भारत के न्यायालयों में से किसे या किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है, तो उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय को। उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय को। लोकहितवाद PIL की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से PIL का जो है संकल्पना का उद्गम हुआ था। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है। इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है ना। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है। इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। ओके। नेक्स्ट है आपका कि मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी की जाती है। आई विल रिपीट दिस लाइन बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध, ठीक है, अगर फंडामेंटल राइट अगर उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में आप उच्चतम न्यायालय मतलब हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। अगर आपको हाई कोर्ट जाने का मन हो तो अनुच्छेद 226 के तहत आप रिट जारी कर सकते हैं। ओके। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट. I hope this will useful for you. So I will meet you with in next series with next topic. Okay, thank you very much.